एक बार मेहनत करेंगे और पूरी जिंदगी बैठ के खाएंगे। अगर ये इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी आपको रेजोनेट करती है, समझ आती है, तो फंडामेंटल इन्वेस्टिंग इज फॉर यू। मैंने आज तक जितनी वेल्थ बनाई है सारी की सारी इज बेस्ड ऑन फंडामेंटल इन्वेस्टिंग। और आज मैं एक किताब की तरह फंडामेंटल इन्वेस्टमेंट आपके सामने खोल के रख दूंगा ताकि आपको एक एक चीज फंडामेंटल इन्वेस्टमेंट के बारे में पता हो। बट बिफोर वी गो देयर, हम कहां हैं अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी में, एक बार रिपीट कर लेते हैं। हमने डिसाइड किया कि जिन लोगों को लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करनी है उनको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या पोर्टफोलियो बनाना चाहिए, और पोर्टफोलियो में स्टॉक्स जरूर होने चाहिए कुछ परसेंटेज में। मैंने इसके बारे में पूरी एक डिटेल वीडियो बनाई थी कि आपकी एज वाइज एलोकेशन स्टॉक मार्केट में कितनी होनी चाहिए, बट स्टॉक्स जरूर होने चाहिए। और अगर आप स्टॉक मार्केट में जाने के बारे में सोच लेते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन है। एक म्यूचुअल फंड्स या ईटीएफ, जो कि 95% जो पाकिस्तानी अवाम है उसका प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। पैसे बचाएं, हर महीने के हिसाब से इस म्यूचुअल फंड के अंदर या ईटीएफ के अंदर पैसे डालें। लेकिन जो 5% पाकिस्तानी है जो कहते हैं कि यार मुझे कस्टम मेड पोर्टफोलियो बनाना है, जैसे डिविडेंड ओनली इन्वेस्टिंग, मुझे कॉन्फिडेंस ही उस वक्त आता है जब हर क्वार्टर मेरे पास डिविडेंड आके गिरता है, या मुझे शौक है सीखने का सो दैट मैं अच्छी स्टॉक पिकिंग कर सकूं, तो आपके लिए डायरेक्ट स्टॉक मार्केट है। डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में दिमाग से काम करने के 3 तरीके। नंबर 1, टेक्निकल एनालिसिस, जिसके थ्रू स्टॉक पिकिंग होती है। कॉपी ट्रेडिंग, मैं लास्ट वीडियो में आपको बता चुका हूं, ये भी एक तरीका है बट मुझे कुछ खास पसंद नहीं है। और लास्ट तरीका है फंडामेंटल इन्वेस्टिंग को यूज करते हुए स्टॉक्स को पिक करना। आज हम वहां हैं। बेसिक्स मैंने लास्ट टाइम आपको दे दिए थे, अब मुझे ये आपको घोल के पिलाना है। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज फंडामेंटल इन्वेस्टिंग? ना अजीब सा नाम, फंडामेंटल को बेहतर नाम नहीं रख सकते थे? फंडामेंटल का मतलब होता है बेसिक्स, बुनियाद। यानी कि हम स्टॉक को सेलेक्ट कर रहे हैं तो बुनियाद समझे बगैर हम स्टॉक्स को सेलेक्ट नहीं कर सकते। और एक कंपनी जो लिस्टेड है उसकी बुनियाद क्या है कि उसके पीछे एक बिजनेस है। जो आपको स्टॉक नजर आता है ना, पाक इलेक्ट्रॉन, फार्मास्यूटिकल में कोई कंपनी, लकी सीमेंट वगैरह वगैरह, ये जो आपको स्टॉक्स नजर आते हैं ना, इनके पीछे एक बिजनेस है। इस साइंस के थ्रू या मेथड के थ्रू हम इन बिजनेसेस को समझते हैं। और बिजनेस समझना क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज बिजनेस को समझेंगे नहीं तो उसकी ग्रोथ, उसका डिक्लाइन, वो आज कहां है, क्या करता है, समझ नहीं आएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटी सी एग्जांपल देता हूं। अगर आप नौकरी पेशा मजदूर है मेरी तरह, तो आपको सबसे ज्यादा पैसे कब बने होंगे अप्रेजल में या बोनस में? जब कंपनी ने बेहतरीन बिजनेस किया होगा, प्रॉफिट कमाया होगा, बिजनेस ग्रो किया होगा। आप फ्रीलांसर हैं तो आपके पास ज्यादा जब क्लाइंट आए होंगे तब आपने सबसे ज्यादा पैसे कमाए होंगे। एजेंसी ओनर है, बहुत सारी कंपनीज आपके पास आई बिजनेस करने के लिए, तब आपने पैसे बनाए। इसी तरह जब हम इन कंपनीज को समझते हैं तो हम उनकी ग्रोथ, उनके मेजर इवेंट्स, उनका डिक्लाइन, उनकी इंडस्ट्री, वो क्या करते हैं, क्या बनाते हैं, ये सब समझ के बुनियादी इन्वेस्टमेंट करते हैं। मैंने आपको लास्ट वीडियो में कहा था ना, हमारे लिए क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम फंडामेंटल इन्वेस्टर हैं, क्यों पकड़ना बहुत जरूरी है। और फंडामेंटल इन्वेस्टमेंट को फॉलो करने का रिजल्ट क्या मिलता है? हमें बिजनेस की असल वैल्यू पता चलती है। अब ये वैल्यू क्या है भाई? ये जो आज बिजनेस है जिसको हम देख रहे हैं, वो कितने का है, यानी उसकी ट्रू वैल्यू या उसके अंदर सच्चाई क्या है। क्योंकि हम भूल जाते हैं, हमें लगता है कि हम 1 2 4 5 स्टॉक, 10 स्टॉक, 20 स्टॉक, 50 स्टॉक महीने के ले रहे हैं तो ठीक है, स्टॉक मार्केट ऊपर चली जाएगी तो हम पैसे बन जाएंगे। स्टॉक पिकिंग में हम ये नहीं, हम देखते हैं कि ये जो हमें प्राइस जितने पर मिल रहा है वो कितनी है और इसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी है। अगर वैल्यू ऊपर है, स्टॉक की प्राइस नीचे है, तो ये हमारा नफा है। अगर वैल्यू नीचे है, स्टॉक की प्राइस ऊपर है, तो ये नुकसान होगा हमें। इसका मतलब हम नुकसान का सौदा ले रहे हैं। और वैल्यू निकलती कैसे है? बिजनेस के फंडामेंटल को समझ। ये जो कंपनी लिस्टेड है ना, वो कभी भी अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू या फेयर वैल्यू कभी भी नहीं बताएगी। यानी लकी सीमेंट कभी भी अपनी प्रेजेंटेशन में या डायरेक्टर रिपोर्ट में नहीं लिखेगा कि मेरी जो फेयर वैल्यू है इस स्टॉक की वो है 2500 रुपए, 1400 रुपए का चल रहा है, तो हर इन्वेस्टर को ये बाय करना चाहिए। कभी भी नहीं बताएगा। वो आपको अपनी फाइनेंशियल्स दे देगा, अपनी एनालिस्ट ब्रीफिंग दे देगा, अपने नंबर्स आपके सामने रख देगा और वो कहेगा भाई आप खुद डिसाइड करें कि मेरे बिजनेस की वैल्यू क्या है। इसीलिए फंडामेंटल इन्वेस्टिंग हमें खुद को करनी पड़ती है। और यही फंडामेंटल इन्वेस्टिंग म्यूचुअल फंड्स करते हैं। पीछे आपके पास जो आगे स्टॉक ले रहे होते हैं वो आपको नजर नहीं आता है, बट पीछे फंडामेंटल इन्वेस्टमेंट करके सोच रहे होते हैं कि ये स्टॉक लेना है कि नहीं लेना। यही रिसर्च रिपोर्ट्स में नजर आता है। जब एक रिसर्च रिपोर्ट आपके सामने कहती है कि इसकी टारगेट प्राइस 2000 रुपए और स्टॉक अभी 1000 रुपए का है, तो इसमें इतनी बड़ी अपसाइड अवेलेबल है। सो एज एन इन्वेस्टर हमें दो चीजें फिगर आउट करनी होती है किसी कंपनी की वैल्यूएशन पे या वैल्यू पे या इंट्रिंसिक वैल्यू पे या टारगेट प्राइस पे पहुंचते हुए। ये सारी चीजें एक ही हैं। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, और वो है बिजनेस मॉडल और वैल्यूएशन। पहले मैं आपको सिखाता हूं कि बिजनेस मॉडल को कैसे समझते हैं, कैसे देखते हैं। तो बिजनेस मॉडल को समझने के लिए ना
हम एक कंपनी से मतलब उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से 4 सवाल पूछते हैं। और अगर आपको नहीं पता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट से सवाल कैसे पूछते हैं या उसको पढ़ते कैसे हैं, तो सॉरी गाइस, ये आपको सीखना पड़ेगा। अब आप यूट्यूब पे किसी वीडियो पे जाके सीख लें, या पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट पे मैंने एक कोर्स बनाया हुआ था, शॉर्ट कोर्स है, 4 घंटे का कोर्स है, वो उठा के देख लें। मैंने आपको सिखाया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ते कैसे हैं, बट वो एज अ फंडामेंटल इन्वेस्टर आपको आना चाहिए। सो वो 4 सवाल क्या है? क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डू दे डू, मतलब आप क्या करते हैं। हम सवाल पूछ रहे हैं कंपनी की फाइनेंशियल से कि भाई तुम करते क्या हो, तुम कौन सी मार्केट में हो, ग्रोथ कितनी है। सो जैसे फॉर एग्जांपल सबसे बेसिक सवाल, तुम क्या बेचते हो, किस सेक्टर के अंदर हो, तुम क्या बेचते हो। अब एक फार्मास्यूटिकल कंपनी क्या बेचती है? फार्मास्यूटिकल कंपनी दवाइयां बेचती है। अब हमें यह सुन के इतना समझ में आ गया कि भाईजान ये बेचते दवाइयां हैं, हमें मोटा मोटा दवाइयों के बारे में अंदाजा हो गया कि दवाइयां ऐसी प्रोडक्ट हैं जो कि बिकनी ही बिकनी। पाकिस्तान की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, जो आज यंग है वो 4-5 साल में ओल्ड होंगे, उनको ज्यादा दवाइयों की जरूरत पड़ेगी। तो मोटा मोटा हमें समझ में आ गया कि यार फार्मास्यूटिकल का मतलब दवाइयां, और दवाइयों का मतलब भाईजान इसकी सेल थोड़ी सी स्टेबल होगी। बस फिर हम उससे पूछते हैं भाई तुम बेचते कैसे हो, मतलब कैसे हो का मतलब किसी बिजनेस को जाके माल बेच देते हो अपना, या फिर कंज्यूमर को बेचते हो। अब फार्मा की एग्जांपल पे बात करें तो मैं एक्सप्लेन करता हूं। ग्लैक्सो, हेलियन, एबर्ट, ये सारी कंपनीज डायरेक्ट कंज्यूमर को माल बेचती हैं। आपको पेनाडोल के बारे में पता है, आपको ऑगमेंटन के बारे में पता है, आपको एंश्योर के बारे में पता है, आपको फ्लैजिल के बारे में पता है, क्योंकि ये डायरेक्टली आपको बेचते हैं, किसी के थ्रू बेचते हैं, यानी कि वो डिस्ट्रीब्यूटर का रखवाते हैं, वो आपको बेचता है, बट कंपनी डायरेक्ट माल आपको B2C करती है, ठीक है। बट ऐसे बिजनेस भी होते हैं जो कि किसी के लिए माल बनाते हैं, यानी कि सिटी फार्मा की अगर आप किताब उठा के देखेंगे तो उसका 80-85-90% काम किसी के लिए, किसी को रॉ मटेरियल देने की सेल्स है, वो डायरेक्ट माल बाजार में नहीं बेचता है। सो फार्मास्यूटिकल कंपनीज में भी 2 अलग अलग चीजें आती हैं, B2C और एक B2B, हर बिजनेस में आती है। कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है, इट ऑल डिपेंड्स कि क्या मार्जिन हैं, वो कंपनी कैसे बेचती है, इंडिविजुअल को बेचने में ज्यादा पैसा बचता है या किसी कंपनी को बेचने में ज्यादा पैसा बचता है। इंडिविजुअल्स को जब आप देते हैं तो पैसा फंसता है, आपका इन्वेंट्री फंसती है, लेकिन जब आप बिजनेसेस को देते हैं तो इतना ज्यादा पैसा और इन्वेंट्री नहीं फंसती। बट ये भी हम सवाल पूछते हैं इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। फिर हम पूछते हैं भाईजान तुम ग्रो कर रहे हो, चलो मुझे लास्ट अपने 10 साल की हिस्ट्री बताओ, कितना ग्रो किया तुमने। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलती तो नहीं है आपको, पर आपको नजर आ जाता है कि यार 1 अरब रुपए की सेल थी आज से 5 साल पहले, अभी 8 अरब रुपए की हो गई है, या 2 अरब रुपए की हो गई है, 3 अरब रुपए की हो गई है, मतलब ये कंपनी ग्रो कर रही है। फिर हम उससे पूछते हैं कि भाईजान तुम ग्रो तो कर रहे हो, ये तो बताओ कि तुम कितना माल बना के बेच सकते हो, मतलब कैपेसिटी कितनी है, तुम साल की कितनी पैनाडोल या ऑगमेंटन या फ्लैजिल बना के बेच सकते हो। ये भी हम सवाल पूछते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। जब इसके जवाब आते हैं तो हमें लगता है कंपनी के बारे में तो मोटा मोटा समझ में आ गया। अब हम देखते हैं ये कंपीट किससे करते हैं, इनका कंपटीशन क्या है। सो कंपटीशन देखने का क्या तरीका होता है? एक तो वो तरीका है जो कि बाजार में आपको सिखाया जाता है, विच इज कि जो भी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं वो एक दूसरे का कंपटीशन है। अच्छा ये मुझे बताएं, क्या सारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज इंसुलिन बेचती हैं, या सारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज पेन किलर बेचती हैं, या सारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज पेट की दवाइयां बेचती हैं? नहीं। 3 कंपनीज 4 कंपनीज पेन किलर बेचती होंगी, 2 कंपनीज 3 कंपनीज एंटीबायोटिक्स बेचती होंगी, 2-3 कंपनीज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स बेचती होंगी जैसे एंश्योर, पीडियाश्योर वगैरह वगैरह। तो हमें यह देखना होता है कि भाई इस कंपनी ने जो माल बनाया उसका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर कौन है। ऐसा हम क्यों करते हैं? बिकॉज कॉम्पिटिशन को देखे बगैर हम कंपनी का एनालिसिस कर ही नहीं सकते। हो सकता है कंपटीशन दबा के ग्रो कर रहा हो, सस्ता माल बेच रहा हो, उसको रॉ मटेरियल सस्ता मिलता हो, उसकी एनर्जी कॉस्ट कम हो, उसकी लेबर कॉस्ट कम हो, वो ऐसी जगह पे हो जहां पे रॉ मटेरियल उसकी बराबर वाली फैक्ट्री में बनता हो। कंपटीशन को देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी तो हम सवाल पूछ रहे हैं ना, हम आगे जाके इन सवालों को यूज करके फोरकास्ट करेंगे, उसके लिए कंपटीशन को समझना बहुत जरूरी है। और फिर हम करते हैं मार्केट साइजिंग। मार्केट साइजिंग मतलब इंडस्ट्री का अंदाजा। मैंने फार्मास्यूटिकल में आपको एग्जांपल दी थी ना कि फार्मास्यूटिकल का सुनते ही आपको ये समझ में आ गया कि भाई ये तो ग्रोइंग इंडस्ट्री है, हर साल ज्यादा मेडिसिन चाहिए और हर साल दवाइयां भी महंगी होती जा रही है। पॉपुलेशन ग्रोथ है मतलब बच्चों को भी दवाइयां चाहिए, मिड ईयर्स को भी दवाइयां चाहिए, और बूढ़ों को तो बहुत चाहिए। और जिस तरह पॉपुलेशन ग्रोथ होती जा रही है, ये जो यंग लोग हैं या थोड़े से एडल्ट लोग हैं ये बूढ़े होते जा रहे हैं, तो उनको और दवाइयां चाहिए, मतलब मार्केट ग्रो हो रही है। हमें मार्केट साइजिंग का समझ में आ गया। बट अब सवाल ये निकलता है कितनी फास्ट ग्रो हो रही है। ये भी हम कंपनी से फाइनेंशियल से सवाल पूछते हैं। लोग अपनी डायरेक्टर रिपोर्ट्स में अक्सर बताते हैं कि यार इंडस्ट्री की ग्रोथ कितनी है। फार्मास्यूटिकल में IQVIS का डेटा हमेशा कोट होता है, वो कहते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ग्रू बाय इतने %, योर कंपनी मतलब जिस कंपनी से आप सवाल पूछ रहे हैं इट ग्रू बाय 20%, 25%, 30%, वॉट एवर दैट इज। और आगे जाके ये मार्केट का साइज कितना बड़ा हो जाएगा। 1 मिनट के लिए मुझे बताएं, आज अगर 100 दवाइयां पाकिस्तान में बिकती हैं, 100 टैबलेट्स बिकती हैं, 10 साल बाद मार्केट का साइज बड़ा होगा या छोटा होगा, ये अंदाजा लगाना होता है। फिर एक इंपॉर्टेंट सवाल हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पूछते हैं, और पूछते हैं भाईजान ये तुम्हारी ग्रोथ तुमने दिखाई है, अगर उसने दिखाई है तो ये बताओ कि तुमने माल ज्यादा बेच के ग्रो किया है
या कीमतें बढ़ा के ग्रो किया है? मतलब माल ज्यादा बेच के अगर आप ग्रो कर रहे हैं ना, इसका मतलब आप मार्केट शेयर ले रहे हैं, मार्केट के साथ ग्रो कर रहे हैं। इसको हम लोग कहते हैं सॉलिड ग्रोथ। प्राइस बढ़ा के अगर आप कर रहे हैं ना, तो ग्रोथ तो है, नफा तो नजर आएगा, बट कोई अगर कंपेटिटर आके खड़ा हो गया जिसने सस्ता बेचना शुरू कर दिया माल, तो आपको प्रॉब्लम होगी। सो हमें दोनों चाहिए होता है, वॉल्यूम में भी ग्रोथ आ रही हो और प्राइस में भी ग्रोथ आ रही हो। वंस अगेन कहां से मिलता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। अब हमने व्हाट डू दे डू, आप क्या करते हैं के वाले सवाल पूरे कर लिए। अब हम इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पूछेंगे भाईजान करते कैसे हो? ये पेन है, ये पेन कभी प्लास्टिक होगी, इसके अंदर जो इंक है वो एक ड्रम में पड़ी होगी, इसके अंदर जो स्प्रिंग है किसी स्टील वाले ने बनाया होगा, तो कोई प्रोसेस के बाद ये पेन बनी, राइट? यही सवाल हम कंपनी से पूछते हैं कि भाई तुम करते कैसे हो? ये जो तुम कर रहे हो, जो तुम सेल कर रहे हो, जिस इंडस्ट्री में हो, जितना तेजी से ग्रो कर रहे हो, मार्केट शेयर ले रहे हो या छोड़ रहे हो, ये कैसे करते हो? जैसे रॉ मटेरियल कौन सा यूज करते हो, कहां से लेते हो, कितने का मिलता है तुम्हें, रॉ मटेरियल के ऊपर तुम्हें क्या प्रॉब्लम आ रही है या तुम्हें अच्छी चीजें मिल रही हैं, क्या किसी ने सस्ता रॉ मटेरियल बनाना शुरू कर दिया है, बिजली की कॉस्ट क्या है, बिजली यूज करते भी हो या गैस से बिजली बनाते हो और गवर्नमेंट से बिजली नहीं लेते हो, लोग कितने हायर, तनख्वाहें तो हर साल बढ़ाते ही होगे 10-12-15%। ये सब बिकॉज ये सब इन्वॉल्व है एक प्लास्टिक को पेन बनाने में, पैरासिटामॉल से पैनेडॉल बनने में, आई ब्रूफेन से ब्रूफेन बनने में। ये प्रोसेस हमें पता होता है। अब जब रॉ मटेरियल आ गया, मैं उसको देखना शुरू कर दूंगा, तो क्या वो पेन बन जाएगा? उसका कोई प्रोसेस होगा ना। वो प्रोसेस क्या है भाई? फैक्ट्री लगी हुई है, फैक्ट्री के थ्रू बनाते हो, उसकी कन्वर्जन कॉस्ट क्या आती है? क्या तुम्हारा कोई इन्फ्लुएंस है जो तुम्हें माल देता है? मतलब पेन बनाने वाला एक हो, प्लास्टिक प्रोवाइड करने वाले 100 हो, तो पेन बनाने वाले की जीत है ना। वो बोलेगा भाई 90 दिन बाद पैसे दूंगा। तो आपकी पीछे की इंडस्ट्री कैसी है और आपकी आगे की इंडस्ट्री कैसी है? अगर आप डायरेक्ट कंज्यूमर को बेचते हो तो आगे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट पीछे की इंडस्ट्री कैसी है? माल कैसे बेचते हो? कैश पे बेचते हो, क्रेडिट देते हो? और जब क्रेडिट देते हो तो कितने दिनों बाद पैसा आपके हाथ में आता है? ये प्रोसेस है, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, तो भाई ये सब कुछ करने के पैसे भी बनाते हो या बस ऐसे ही चैरिटी खोली हुई है? हम देखते हैं ये कंपनीज कितना मार्जिन रखती हैं अपने पास। ये कैसे पता चलता है? ग्रॉस मार्जिन, ऑपरेटिंग मार्जिन, नेट मार्जिन, कि भाई ये सब कुछ करने के बाद, इतनी दिमाग फोड़ी करने के बाद पैसा कितना बचा। ये पेन बिकी 50 रुपए की, कितने की बनी? एक्चुअल कॉस्ट इसकी कितनी थी भाईजान? इसकी एक्चुअल कॉस्ट 20 रुपए की थी, 30 रुपए बच गए। 30 रुपए के बाद तुमने क्या किया? सर 30 रुपए के बाद ना एक्चुअली मुझे प्लांट लगाने के लिए उधार लेना पड़ा था, तो मुझे बैंकों को 5 रुपए पर पेन वापस करना पड़ा। एक मिनट, तुमने उधार की बात की? उधार कितना लिया हुआ है तुमने? ये भी पूछना बहुत जरूरी है कि एक कंपनी अगर ग्रो नहीं कर रही है और पागलों की तरह उसने उधार लिया हुआ है, ये भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पता चलता है। बट ये प्रॉब्लम वाली बात है, हमें देखना है भाईजान। तुम अगर रेफ्रिजरेटर बनाते हो और तुमने 15 अरब का उधार लिया हुआ है, और तुम भी रेफ्रिजरेटर बनाते हो और तुमने 0 उधार लिया हुआ है या 5 अरब रुपए का उधार लिया हुआ है, तो भाई रेफ्रिजरेटर बिक रहे हैं कि नहीं बिक रहे हैं? अगर बिक नहीं रहे हैं तो ये 15 अरब उधार वाली कंपनी तो मर जाएगी, ये 5 अरब वाला फिर भी सर्वाइव कर जाएगा। समझ रहे हैं आप? सो कितना पैसा बना और वो पैसा कहां कहां गया, और इस पैसे का क्या करोगे भाई? तुम हमें डिविडेंड में बांट दोगे या तुम और एक्सपेंशन करोगे? डिविडेंड नहीं देने का मूड है सर, हम लोग एक काम करेंगे, एक्सपेंशन करेंगे। अच्छा, पिछले 5 सालों में ग्रोथ तो आई नहीं है, अभी तुम एक्सपेंशन करके क्या करोगे? नहीं नहीं सर, हम अपनी इंडस्ट्री में एक्सपेंशन नहीं करेंगे, हमको किताबें बेचनी है, हम अमेज़न बनेंगे पाकिस्तान का। ये क्या बात कर रहे हो भाई? भाई तुम फ्रिज बना रहे हो, किताबें बेचने पे कहां चले गए? वेस्ट ऑफ कैपिटल, ये भी हमें किताबों से मिल जाए। चौथा और आखिरी सवाल, क्या भाई तुम्हारे पास कोई ऐसी चीज है जो तुम्हारे कंपेटिटर के पास नहीं है? एज, मोट, जिसको वॉरेन बफे मोट कहता है, मैं एज कहता हूं। कोई एक ऐसा एज है जिससे मैं एज एन इन्वेस्टर ये अंदाजा लगा सकूं कि यार 10 साल बाद भी ये कंपनी खड़ी रहेगी? कोई टेक्नोलॉजी चेंज तो नहीं आ रहा है, मैं फोन तो नहीं बेच रहा हूं पीटीसी वाले जिसके बाद किसी को जरूरत ही नहीं है। कंपेटिटर के पास कोई ऐसा एडवांटेज तो नहीं है कि भाईजान आप तो चाइना से रॉ मटेरियल मंगाते हो, उस कंपेटिटर ने खुद लोकल बनाना शुरू कर दिया है, आप ड्यूटियां भी देते हो, आप तो खत्म हो जाओगे, ये तो खा जाएगा आपको। ये भी पता होना चाहिए कि आपका एज क्या है। कहीं इंडस्ट्री जो स्लो डाउन नहीं हो रही है, कोई गवर्नमेंट की रेगुलेशन तो नहीं आ गई है? ये सारे सवाल आप इससे पूछते हैं। मतलब जितने भी हमने पीछे ऊपर सवालात पूछे ना, जो 3 सवाल हमने पूछे, क्या करते हो, कैसे करते हो, पैसे कितने बचते हैं, आखिरी सवाल हम ये पूछते हैं कि भाईजान तुम ये बिजनेस जो भी कर रहे हो, भले मुझे अच्छा लगा है बुरा लगा है इसको भूल जाओ, ये मुझे बताओ कि क्या ये बिजनेस अगले 5-10 सालों में कंटिन्यू कर सकते हो? किताब आपको बताएगी हाँ कंटिन्यू कर सकते हैं, और वो कैसे कर सकते हो। जैसे ब्रांड है मेरा भाईजान, पाकिस्तान के अंदर 5 किस्म के पत्ते मिलते हैं पेन किलर के, बट मेरा पैनाडॉल ही बिकता है। क्यों भाई? ब्रांड है भाई। ये पेन मैं पाकिस्तान में सबसे सस्ती बना सकता हूं। कैसे भाई? प्लास्टिक भी खुद बनाते हो, इंक भी खुद बनाते हो, स्प्रिंग भी खुद बनाते हो। हाँ ठीक है, फिर तुम्हारा कंपेटिटिव एडवांटेज ठीक है। क्या कोई लोकेशन का एडवांटेज है? बॉर्डर खुल जाएगी तो एक्सपोर्ट कर दोगे, कराची में हो तो बाहर एक्सपोर्ट कर दोगे, कोई ऐसा एडवांटेज है? ये सवाल हम पूछते हैं।
और हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि कंपनी 5 साल बाद टिकेगी भी या निकल जाएगी। बिजनेस मॉडल हमें किसने समझाया? किताब ने। अब हमने देखनी है इसकी वैल्यूएशन। और वैल्यूएशन कैसे देखते हैं? हम कंपेयर करते हैं कंपनी का बिजनेस मॉडल जिससे अर्निंग्स निकली है और वो कंपनी कितने में अवेलेबल है। इन दोनों को कंपेयर करके हमें स्टॉक की इंट्रिंसिक वैल्यू मिलती है। और फंडामेंटल इन्वेस्टिंग में दूसरी सबसे बड़ा एलिमेंट, पहला एलिमेंट क्या था? बिजनेस मॉडल। दूसरा एलिमेंट होता है वैल्यूएशन। बिजनेस मॉडल कितने में मिल रहा है हमें? अगर बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा है बट एक्सट्रीम प्राइस के ऊपर मिल रहा है, हमारा इंटरेस्ट नहीं है। अगर बिजनेस मॉडल बुरा है और बेकार प्राइस पे मिल रहा है, शायद उसमें भी इंटरेस्ट नहीं होगा। बिजनेस मॉडल ठीक है, अच्छा है और अच्छी प्राइस पे मिल रहा है, यानी सस्ती प्राइस पे मिल रहा है, भाई इंटरेस्टेड है। फंडामेंटल इन्वेस्टर ऐसे स्टॉक को पिक करेगा। अब अर्निंग्स तो सिंपल है निकालना, बिजनेस मॉडल से हमने निकाल लिया, राइट? अभी जो मैंने आपको समझाया, इसको जब हम सवालात पूछेंगे, अपने सामने ये चीजें लिखेंगे, उसको एक एक्सेल में बनाएंगे, तो हमें मोटा मोटा अंदाजा हो जाएगा। बाय द वे, मैं भी आसान तरीका बताने वाला हूं कैसे करना है इसको, बट आपको पता चल जाएगा कि इसकी कंपनी की अर्निंग्स क्या होने वाली। बट हम इसको कंपेयर करते हैं इंटरेस्ट रेट के साथ। अरे फुरकान भाई, ये इंटरेस्ट रेट कहां ले आया बीच में यार? अभी सीधी सीधी बात चल रही थी, इंटरेस्ट रेट ले आए। इंटरेस्ट रेट से डिटरमाइन होता है या पता चलता है कि कंपनी की वैल्यू कितनी है। ठीक है? अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा है तो कंपनी की वैल्यू कम निकलेगी। इंटरेस्ट रेट अगर कम है तो कंपनी की सेम ग्रोथ, सेम अर्निंग्स, वैल्यूएशन ज्यादा निकलेगी। और ऐसा क्यों होता है? बिकॉज इंटरेस्ट रेट को आप इस तरह समझें कि ये कंपीट करता है पैसे के लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं करते तो क्या करते? कहीं ना कहीं तो पैसे रखते ना। वो पैसे कहां रखते? बैंक के अंदर रखते। बैंक आपको रिस्क फ्री कितना रिटर्न देता भाईजान? 10% या जो भी इंटरेस्ट रेट है, इंटरेस्ट रेट के आसपास। ठीक है? सो मतलब आपको 10% तो चाहिए ही चाहिए। अगर मैं आपको कहूं कि अगले 10 साल का स्टॉक मार्केट का ऑन एन एवरेज 5% का रिटर्न होगा, आप बोलोगे पागल है, मैं स्टॉक मार्केट में रिस्क भी लूं, स्टॉक मार्केट में भी जाऊं, मुझे चाहिए ज्यादा रिटर्न इंटरेस्ट रेट से, तभी तो मैं स्टॉक मार्केट में जाऊंगा। तो ये इंटरेस्ट रेट का कम से कम रिटर्न हमें चाहिए ही चाहिए। अगर ज्यादा रिटर्न हमें मिलेगा तो हम स्टॉक मार्केट में जाएंगे। मतलब इंटरेस्ट रेट को या रिस्क फ्री रेट को बगैर देखे हम कंपनी की वैल्यूएशन कर ही नहीं सकते। और मोटा मोटा रूल ऑफ थंब क्या है? इंटरेस्ट रेट जब ऊपर है तो कंपनी की वैल्यूएशन चाहे जितनी ही अच्छी हो, नीचे होगी। इंटरेस्ट रेट जब नीचे आएगा तो कंपनी की वैल्यूएशन ऊपर जाएगी। ठीक है? और यहां पे बहुत तीन सिंपल सिंपल सवाल पूछ लेते हैं, यहां पे कुछ बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होती है। हम पूछते हैं भाईजान इंटरेस्ट रेट क्या है? इंटरेस्ट रेट इस वक्त है 12%, राइट? आसान सवाल है, बट इसमें हम ये भी देख लेते हैं कि 12 महीने आगे क्या होगा, क्योंकि हम इन्वेस्टमेंट तो 5 साल के लिए कर रहे हैं। आज का इंटरेस्ट रेट देखने का क्या फायदा है? अगर 6 महीने बाद इंटरेस्ट रेट 5% होने वाला है तो भाईजान हम तो गलत वैल्यूएशन निकाल के बैठे होंगे 12% पे। हमें देखना पड़ता है 12 महीने आगे का इंटरेस्ट रेट क्या है। बट बहुत आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है। अब आता है इंपॉर्टेंट सवाल वैल्यूएशन का। वो इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि ये कंपनी कितनी रिस्की है, यानी जो बिजनेस मॉडल पे हमने रिसर्च की है वो कितनी रिस्की है। एक फ्रिज बनाने वाली कंपनी रिस्की होगी। क्यों? क्योंकि फ्रिज खरीदने के लिए, एसी खरीदने के लिए लोगों की जेब में पैसा होना चाहिए। लोगों की जेब में पैसा कब होता है? जब इकोनॉमी ग्रो कर रही होती है। जब आपके जेब में पैसे होंगे तभी आप कोई चीज खरीदने के लिए वो पैसे मुझे देंगे ना। आपके जेब में पैसे कब आएंगे? जब आपका अप्रेजल हुआ होगा। अप्रेजल कब हुआ होगा? जब भाईजान कंपनी ने ग्रो किया होगा। कंपनी कब ग्रो की होगी? जब कंपनी ने ज्यादा माल बेचा होगा। ज्यादा माल किसको बेचते हैं? पाकिस्तानियों को, क्योंकि उनके पास ज्यादा पैसा है, वो मांग रहे हैं ज्यादा माल, तो बेच दिया। दैट इज वाई फ्रिज वाली कंपनी कैन बी रिस्की। अगर इकोनॉमी में ग्रोथ नहीं है तो, इंटरेस्ट रेट बहुत ऊपर जा रहे हैं तो, उधार नहीं मिल रहा है। गाड़ियों की कंपनी के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है उधार। लेकिन फार्मास्यूटिकल कंपनी लेनी ही लेनी है भाई दवाई। तनख्वाह है नहीं है, खुदा ना खास्ता किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, नहीं फंसे हुए हैं, लेनी है। फार्मर को यूरिया लेना ही लेना है। और पुराने वाले स्टेप से अर्निंग्स, ये तीनों को मिला के फंडामेंटल इन्वेस्टर एक कंपनी की वैल्यूएशन निकालता है। आसान तरीका बताऊं, बहुत आसान कर देता हूं आप लोगों के लिए। एक कंपनी के बारे में जितनी इंफॉर्मेशन मिलती है ना, उसको पकड़ ले। कहां से मिलेगी इंफॉर्मेशन? कंपनी जो अपने बारे में बताती है, एनालिस्ट ब्रीफिंग जो कि रिसर्च वाले लिखते हैं, और अखबार के आर्टिकल कि भाईजान फार्मास्यूटिकल की प्राइस चेंज हो रही है, ये भी अखबार में आएगा। सीमेंट की बोरी की प्राइस घट गई है, ये भी अखबार में आएगा। ये तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए। गूगल ने तो बहुत आसान कर दिया यार, लेफ्ट स्वैप करते हैं, वहां पे इतनी सारी न्यूज आर्टिकल आ रहे होते हैं, जिसको बार बार पढ़ेंगे वो आपको देता जाएगा। पाकिस्तान के इंटरेस्ट रेट पे देता जाएगा, आपको सीमेंट पे देता जाएगा, आपको सोलर पैनल पे देता जाएगा। मुझे तो पता नहीं क्या क्या शो कर रहा है वो, बिकॉज
मैंने एक बार सोलर पैनल पढ़ लिया था, तो मुझे सारे के सारे न्यूज आर्टिकल वहां पे दिखते हैं। अब ये देख लें कि यार इन्फॉर्मेशन अच्छी आ रही है या बुरी आ रही है या कोई नहीं आ रही है। कोई नहीं आ रही है तो जैसा था वैसा ही है। बुरी आ रही है मतलब कंपनी की अर्निंग्स और कंपनी की वैल्यूएशन खराब हो सकती है, और अच्छी आ रही है तो कंपनी की वैल्यूएशन अच्छी हो सकती है, बेहतर हो सकती है। और लास्ट ईयर की अर्निंग्स कितनी थी उसके हिसाब से अंदाजा लगा। मैं बहुत सिंप्लीफाई कर रहा हूं, बट स्टे विद मी, आई एक्सप्लेन यू द बेसिक कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो बाकी सारी चीजें करने के काबिल होंगे। अगर एक कंपनी की बुरी न्यूज आ रही है, प्राइस टूट रही है, एक कंपनी की सेल्स घट गई है, एक कंपनी की इंडस्ट्री टूट रही है, गवर्नमेंट ने रेगुलेशन लगा दी है जिसपे एक्स्ट्रा टैक्स गवर्नमेंट मांग रही है, इसका मतलब ये बुरी न्यूज है इस इंडस्ट्री के लिए। यानी कि पिछले साल की जो अर्निंग थी उससे इस साल की अर्निंग शायद कम हो जाए। अब हमारा अंदाजा क्या है, हमें ये देखना है कितनी कम हो जाए। अभी हमें पूरा स्पेक्ट्रम नहीं देखना है कि अर्निंग बढ़ रही है ये देखो, अर्निंग फ्लैट खड़ी है ये देखो। हमें नजर आ गया बुरी न्यूज आ रही है, इसका मतलब अर्निंग घट सकती है। अर्निंग्स बेसिक है फंडामेंटल इन्वेस्टिंग का, जो मैंने आपको बताया ना, बिजनेस मॉडल से निकलती है अर्निंग्स, अर्निंग से निकलता है वैल्यूएशन। बेसिक्स है अर्निंग्स। अर्निंग्स है तो कंपनी ऊपर जाएगी, अर्निंग्स नहीं है तो कंपनी ऊपर नहीं जाएगी। ये बेसिक्स है फंडामेंटल इन्वेस्टिंग। इससे मोटा मोटा अंदाजा आपको हो गया कि यार मुझे कंपनी को किस लेंस से देखना है, अच्छे लेंस से देखना है या बुरे लेंस से देखना है। आहिस्ता आहिस्ता जब आप करने के काबिल हो जाएंगे, थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे इस इंडस्ट्री के अंदर, फंडामेंटल इन्वेस्टिंग को समझेंगे, तो आप अर्निंग्स निकालने के काबिल हो जाएंगे कि यार लास्ट टाइम इस कंपनी की 60 रुपए की अर्निंग थी, इस कंपनी के अंदर कुछ भी चेंज नहीं हुआ है और नॉर्मल ग्रोथ थी 15-20% की, मतलब 60 इंटू 1.2 20%। इसका मतलब ये कंपनी की अर्निंग्स वॉट एवर 6-6 12 72 रुपए की हो रही है, मतलब अगले साल इसकी अर्निंग्स ग्रो हो रही है। नहीं नहीं, मैंने सुना है यार कि गवर्नमेंट ने रेगुलेशन लगा दी है और कंपनियां बंद हो रही हैं, फिर ये 50-60 रुपए की अर्निंग नहीं रहेगी, अगले साल कम हो जाएगी, समझ आया? और आप ये अर्निंग्स पे पहुंचने के काबिल हो जाएंगे। ये आसान तरीका है, बट अगर आप स्टॉक पिकिंग कर रहे हैं, खुद कर रहे हैं, तो भाई ये चीजें आपको सीखनी पड़ेगी। सो ये थी मास्टर क्लास ऑन फंडामेंटल इन्वेस्टिंग। अब मुझे पता है आपका सवाल ये होगा कि फुरकान भाई क्या मैं तैयार हूं स्टॉक पिकिंग करने के लिए? आपका दिमाग रेडी है, अब आपने करनी है खुद मेहनत। फॉर्मूलाज होते हैं इसके अंदर, वैल्यूएशन टेक्निक्स होती हैं इसके अंदर, ये वो चीजें हैं जो एक आम आदमी के लिए नहीं है। यहां तक मैंने आपको क्यों समझाया, क्योंकि अगर आप म्यूचुअल फंड को भी पैसे देंगे, किसी रिसर्च हाउस की बाय या सेल कॉल पे भी पैसे लगाएंगे, तो भी आपको पता होना चाहिए कि फंडामेंटल इन्वेस्टिंग कर रहा है वो, और वो क्या देख रहा है, क्या अच्छी चीज है क्या बुरी चीज है इस कंपनी के अंदर। इसके बाद का जो स्टेप है वो हाथ पकड़ के सीखा जाता है, और उसके लिए बिल्कुल डेडिकेटेड पीपल जिनको वाकई में ये स्किल सीखनी है, चाहे इसमें करियर ग्रो करना है या खुद स्टॉक पिकिंग सीखनी है, उसके लिए मेरी इन्वेस्टकार कम्युनिटी है। अगर आपको लगता है अभी तक कि यार ये वो चीजें हैं जो मुझे सीखनी है बाय हुक और बाय क्रुक, और मुझे फुरकान के साथ सीखनी है, नीचे लिंक है कम्युनिटी का, ज्वाइन इट, और वहां पे वी विल स्टार्ट लर्निंग ये सारे कॉन्सेप्ट्स डिटेल में ब्रेक कर करके, स्टॉक पर्सपेक्टिव। और वो कैसे करते हैं मैंने अपनी वेबसाइट पे एक डिटेल वीडियो लगा दी है 10 मिनट की, अगर आपको समझ में आए डू कंसिडर दैट। ये वीडियो कंक्लूड करती है हमारा पूरा सीजन, और आपको पता है मेरा रॉ मटेरियल क्या है, आपके कमेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफ़िज़।